हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ आई। अगर इससे पहले एनाटॉमी ऑफ आई का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो देखो। अगर एनाटॉमी अच्छे से समझ में आएगी तो आगे की सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। मतलब मॉडर्न की जितनी भी डिसीजेस पढ़ोगे, एग्जामिनेशन पढ़ोगे, सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ आई को बहुत अच्छे से करके आओ। वो लेक्चर एक बार देखो, खुद के खुद नोट्स बनाओ, नहीं तो मुझसे ले लो, पर बहुत अच्छे से करो एनाटॉमी ऑफ नोट्स। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ आई। अब कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ आई में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें उसमें विजुअल एक्विटी देखनी है। विजुअल एक्विटी मतलब होता है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितनी दूरी तक वो देख रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी विजुअल एक्विटी होती है। कलर विज़न देखेंगे। कलर विज़न मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है कि अलग-अलग कलर्स को वो कैसे पहचान पा रहा है। एग्ज़ामिनेशन ऑफ ऑक्यूलर अपेंडेजेस देखेंगे। ऑक्यूलर अपेंडेजेस मतलब आँखों के बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आईब्रोज हो गए, आईलिड्स हो गई, लैक्रिमल एपेरेटस हो गया, सारी चीज़ों को एग्ज़ामिन करेंगे। और उसके बाद आता है एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आँखों के अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी एनाटॉमी ऑफ आई में देख कर आओगे, वो सारी चीज़ों का एग्ज़ामिन करना है। अब एग्ज़ामिनेशन से पहले ये ज़रूरी है कि हम पेशेंट की कंप्लेंट्स को सुनें। अब देखो, एग्ज़ामिनेशन करोगे तो कब करोगे? जब कोई पेशेंट आएगा। जा जाकर सबकी एग्ज़ामिनेशन तो नहीं कर सकते हम आईज़ की, कि सबकी आईज़ को एग्ज़ामिन करने बैठ गए। कोई पेशेंट आएगा, उसके बाद ही उसका एग्ज़ामिनेशन होगा। तो उसका एग्ज़ामिनेशन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी कंप्लेंट्स को सुनें कि वो क्या कंप्लेंट लेकर आया है तुम्हारे पास। अब कुछ कॉमन कंप्लेंट्स लेकर आते हैं पेशेंट्स, जैसे कि डिफेक्टिव विज़न, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम आईज़, आँखों में से कुछ भी पानी डिस्चार्ज हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, पानी निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, आँखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आँखें पूरी लाल पड़ गई हैं, या फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है आँख में कुछ गड़ रहा है, कुछ चुभ रहा है आँख में, ठीक है? ऑक्यूलर पेन होता है, आँख में दर्द हो रहा है, एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक, कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट हमारे पास लेकर आएगा। उसके बाद अगर उस पेशेंट की कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है या कोई फॉरेन बॉडी रिटेन्ड हो गई है, मतलब कुछ बड़ा-सा फॉरेन बॉडी अंदर घुस गई है, या कोई ट्रॉमा मतलब कोई चोट वगैरह लग गई है, तो इन अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है पेशेंट की कि कुछ चोट लग गई है या कुछ घुस गया है आँख में, तो उसमें हमें इमरजेंसी इंटरवेंशन करना पड़ेगा। मतलब उसको एक इमरजेंसी क्योर की ज़रूरत है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद एज ऑफ पेशेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एज ऑफ पेशेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट की एज कितनी है, ये भी देखना है हमको। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें डायग्नोज़ कर सकते हैं। जैसे सेनाइल कैटरेक्ट होता है। सेनाइल कैटरेक्ट मतलब जो एज की वजह से कैटरेक्ट हो जाता है। कैटरेक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ग्लोकोमा हो जाता है। ग्लोकोमा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो एज की वजह से होती है, मोस्ट कॉमन होती है 40s और 50s में। 40s और 50s की एज का अगर कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसमें हम उसकी कंप्लेंट्स को देखकर ये गेस कर सकते हैं कि मेबी उसको ये चीज़ है। और इंक्रीज़ इन प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है दूर का नहीं दिखाई देना। अब दूर का नहीं दिखाई देना मोस्टली यंग एज में होता है। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड का नहीं दिखाई दे रहा है, या जो भी स्कूल में पढ़ाई होती है, दूर से उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये यंग एज में होती है और इसमें प्रोग्रेशन होता रहता है। प्रोग्रेशन मतलब जैसे-जैसे एज बढ़ती है जो पेशेंट है उसकी, तो वैसे-वैसे जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग भी, एज पर भी डिपेंड करती है ना? उसके बाद आता है और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, जैसे ही नोट्स बने इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आना, बहुत अ, अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, बहुत सही तरीका है ये लिखने का। पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ें लिखना कि क्या-क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, एग्ज़ामिनेशन में हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की, कुछ-कुछ कॉमन क्या आती हैं, फिर कौन-सी कंप्लेंट्स में कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और फिर ऐज के बारे में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जिससे हमको पहले इंट्रो करना है। उसके बाद
इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन ऑफ आई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ हेड पोस्चर। सबसे पहले हेड जो उसकी गर्दन है उसका पोस्चर देखेंगे, जो एबनॉर्मल होगा कब, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स या इनकम्प्लीट टॉसिस। अगर उसकी जो एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स हैं, आँखों की जो एक्स्ट्राओक्युलर मतलब जो बाहर की मसल्स होती है, अगर उसमें पैरालिसिस हो जाता है या इनकम्प्लीट टॉसिस हो जाता है, तो उसमें जो हेड का पोस्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। अब इसको देखो ये है, ये वाली जो डिसीज़ है इसको टॉसिस बोलते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग का लेक्चर होगा एग्ज़ामिनेशन ऑफ आई, तो इसमें बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ आएँगी जो तुम लोगों ने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है अगर। तो एक जो पिक्चर देखोगे उससे क्लियर होगा। तो ये वाली पिक्चर है टॉसिस की, ठीक है? टॉसिस में क्या होता है, जो ये ऊपर वाली लिड है, ये ऐसे नीचे आ जाती है काफ़ी, तो इसको टॉसिस बोलते हैं। इसको भी डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी इस पिक्चर से याद रखो इसको टॉसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ऐसी आँख हो जाती है लोगों की, तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि जो पेशेंट है वो गर्दन को ऊपर करके चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, मुंडी को अपनी ऊपर रखेगा चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसमें जो हेड का पोस्चर है वो भी एब्नॉर्मल होगा पेशेंट का, तो हेड पोस्चर का एग्जामिनेशन होगा। अगर वो हेड पोस्चर एब्नॉर्मल है तो 2 डिसीज़ेज़ में हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट टॉसिस में या पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स में। उसके बाद हेड पोस्चर के बाद आता है आईब्रोज। अब आईब्रोज को एग्जामिन करने के लिए जो सीलिया ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ आईब्रो है, मतलब इधर देखो, ये आईब्रोज है। इसकी जो सीलिया मतलब जो हेयर्स होते हैं लेटरल, लेटरल मतलब साइड में 1/3, मतलब अगर इसके 3 हिस्से करें तो इतने पोर्शन के जो आईब्रोज हैं, ये वाली जो सीलियास है, ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट मिलेगी हमको। कौन से पेशेंट्स में एब्सेंट मिलेगी, अगर उनको मायस्टोएडिमा है या लेप्रोसी है, तो ये जो डिसीजेस है इसमें हमको सीलिया ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ आईब्रोज जो है वो एब्सेंट मिल सकती हैं। फिर आता है आईलिड्स। तो जो लोअर लिड होती है, अब ये नॉर्मल इंसान की बात चल रही है, जो लोअर लिड होती है, नीचे वाली जो लिड होती है वो जस्ट टचेस द लिम्बस। अब लिम्बस मैंने एनाटमी ऑफ आई में बताया है, लिम्बस मतलब क्या होता है, जहाँ पर कॉर्निया और स्क्लेरा का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर वो दोनों मिलती हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, उसको लिम्बस बोलते हैं। तो वो जो लोअर लिड है वो जस्ट टचेस द लिम्बस नॉर्मल इंसान में, और अपर लिड जो होती है वो कवर करती है 1/6 ऑफ कॉर्निया। 1/6 ऑफ कॉर्निया मतलब 2 mm। अब देखो ये नॉर्मल आईलिड है। अब देखो जो लोअर आईलिड होती है वो जस्ट टचेस द लिम्बस, मतलब ये लोअर आईलिड क्या करेगी, जस्ट इसको टच करेगी ये, और अपर आईलिड क्या करती है, 1/6 मतलब इतना 2 mm तक का पोर्शन जो है वो उसको कवर करती है, ये आइस है। तो ये इस तरीके से, मतलब जो अपर लिड है वो नॉर्मल पर्सन में ऊपर 1/6 ऑफ कॉर्निया को कवर करती है, और ये जो लोअर लिड है वो जस्ट लिम्बस को टच करती है एक नॉर्मल पर्सन में, है ना। लेकिन अब अगेन जो टॉसिस होता है, इसमें जो अपर लिड है वो ड्रूपिंग होती है, उसकी ड्रूपिंग मतलब नीचे हो जाती है, ये देखो, ये टॉसिस मैंने बताया। अब इसमें जो अपर लिड है वो देखो 1/6 से ज़्यादा कवर कर रही है कॉर्निया को, है ना। तो ये टॉसिस में हमको डिफरेंट मिलेगा। फिर आता है लिड मार्जिन। लिड मार्जिन मतलब जहाँ पर काजल लगाया जाता है उसको लिड मार्जिन कहते हैं। तो ये ब्लेफराइटिस में क्या होता है, लिड मार्जिन पे हमको स्केल्स देखने को मिलते हैं। ब्लेफराइटिस क्या होता है, इधर देखो, ये लिड मार्जिन है, सबको दिख रहा होगा, है ना। ये लिड मार्जिन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये आईलैशेस होती है एंड में, ये लिड मार्जिन है। तो ये नॉर्मल है, ये वाला जो है ये नॉर्मल पर्सन का है ना। तो नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, ये तो अच्छी रहेगी, मतलब प्रॉपर रहेगी। लेकिन अगर ब्लेफराइटिस की बात करें, ये वाला जो केस है ये ब्लेफराइटिस का है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्केल्स दिख रहे हैं, ये देखो मैं ब्लैक से करती हूँ, ये स्केल्स दिख रहे हैं, है ना। स्केल्स और इन्फ्लामेशन, ये लिड में इन्फ्लामेशन है और यहाँ पर स्केल्स दिख रहे हैं। तो ये ब्लेफराइटिस में हमको मिलेगा कहाँ पर, लिड मार्जिन में। उसके बाद आता है लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल जो एपरेटस होता है, मतलब लैक्रिमल एपरेटस पूरा एक सिस्टम है लैक्रिमल से रिलेटेड, तो वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे रोगों में जो आएंगे। अब इधर देखो, इसमें क्या होता है, पेशेंट हैविंग वाटरिंग,
अब इसमें जो पेशेंट कंप्लेन लेकर आएगा वो बोलेगा कि मेरी आँख से कंटिन्यू पानी बह रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसमें हमें क्या देखना है, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखना है लैक्रिमल पैसेज में। जो लैक्रिमल पैसेज होता है मतलब पूरा जो रास्ता होता है लैक्रिमल का, उसमें हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया जिस वजह से जो लैक्रिमल है मतलब जो पानी है, जो आँसू होता है कंटिन्यू सिक्रीट हो रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। लेकिन वो कंटिन्यूअसली निकलता रहता है, पानी बनता रहता है, तो वो कहीं रुक तो नहीं रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहीं उसमें रुकावट तो नहीं आ रही है। अब रुकावट की वजह से क्या होगा, वो आँख से निकलता रहेगा बार-बार। और लैक्रिमल जो सैक होता है वो भी उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है किसमें, डेक्रोसिस्टाइटिस में। अब जो डेक्रोसिस्टाइटिस होता है इसमें लैक्रिमल सैक में हमको स्वेलिंग मिलती है, मतलब पेशेंट की जो नाक है उसके आस-पास हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद कंजक्टिवा होता है। अब कंजक्टिवा को पहले ध्यान से देखो कि होता क्या है। ये देखो, ये वाली पिक्चर। कंजक्टिवा जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ये हमारी आँख है, ठीक है? अब ये है हमारी आईलिड। देखो मैं इसको ब्लैक से कर रही हूँ, ठीक है? ये हमारी आईलिड है। अब ये आईलिड है, यहाँ पर हेयर्स होते हैं आईलिड में, ठीक है? अब आईलिड के अंदर ये 2 कवरिंग होती है, ये 2। एक तो जो हमारी आँख को कवर कर रही है ना? और एक ये जो लिड को कवर कर रही है, आईलिड को, ठीक है? तो ये जो आईज़ को कवर कर रही है मतलब जो स्क्लेरा के ऊपर है बेसिकली, तो ये जो इसको कवर कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है? जो हमारी आईज़ को कवर कर रही है, देखो आईज़ वाली लेयर, इसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। और जो हमारी आईलिड के अंदर के साइड उसको कवर कर रही है, इसको बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो 2 कंजक्टिवास होती है, बल्बर और पाल्पेब्रल, ठीक है? ये वाली होगी बल्बर और ये वाली होगी पाल्पेब्रल। तो ये याद रखना, अंदर वाली जो होगी बल्बर और जो आईलिड को कवर करेगी अंदर से वो पाल्पेब्रल। अब देखो जो बल्बर और पाल्पेब्रल इन दोनों के बीच का पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही है, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। तो ये ऊपर वाली आई को बोलेंगे सुपीरियर फॉर्निक्स और नीचे वाले को बोलेंगे इंफीरियर फॉर्निक्स, ठीक है? अब देखो ये बहुत बेसिक बात है। जो बल्बर है वो कौन-सी है? कौन-सी कंजक्टिवा है? जो आईज़ को कवर कर रही है ना? आई को कवर कर रही है जो। तो दैट मीन्स वो कैसे दिखाई देगी? अगर तुम आईलिड है जो नीचे वाली उसको नीचे से प्रेस करोगे आँख को, तो बल्बर कंजक्टिवा तुम आँखों से देख लोगे पेशेंट की। और वैसे ही ऊपर से भी जब तुम आईलिड को ऊपर की तरफ खींचोगे तब भी तुम बल्बर कंजक्टिवा को देख लोगे। लेकिन पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है ये तुम्हें नीचे वाली आइज़ की तो दिख जाएगी, मतलब जो लोअर लिड है उसकी तो तुम देख लोगे। लोअर लिड को नीचे से खींचोगे, ऐसे पुश करोगे अपनी तरफ तो तुम्हें बल्बर और पाल्पेब्रल दोनों दिख सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपर आईलिड की बात करो, ऊपर वाली आईलिड जो है, अगर उसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम्हें बल्बर तो दिख जाएगी लेकिन पाल्पेब्रल नहीं दिखेगी। देखो, ये वाला जो डायग्राम है, अगर ये नीचे वाली लिड को अगर मैं प्रेस करूँ अपनी तरफ, तो मुझे ये बल्बर भी दिख जाएगी और पाल्पेब्रल भी दिख जाएगी। लेकिन अगर मैं अपर लिड को ऊपर की तरफ करूँगी, तो मुझे बल्बर तो दिखेगी लेकिन पाल्पेब्रल नहीं दिखेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लैंप से ये जो आईलिड होती है, क्लैंप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आईलिड जो होती है इसको मुझे पकड़कर ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अब ये जब ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी तो ये वाली जो लेयर है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा ये मुझे ठीक तरीके से दिख पाएगी पेशेंट की। तरीका होता है इसको एग्जामिन करने का। अब देखो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है इसमें हमें फॉलिकल्स दिख सकते हैं, स्कारिंग दिख सकती है कि कुछ स्कार्स बन गए हैं और फॉरेन बॉडी दिख सकती है पाल्पेब्रल में। बल्बर में जो मतलब आईज पर है, इस पे हमें क्या दिख सकता है, इसमें हम लस्टर को चेक कर सकते हैं। लस्टर मतलब उसमें चमक, जो कंजक्टिवा होती है बहुत ऐसे शाइनी सी होती है, तो वो उसका लस्टर चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। कंजेशन देख सकते हैं, कंजेशन मतलब रेडनेस देख सकते हैं, डिस्चार्ज देख सकते हैं, सिस्ट, नोड्यूल, इस टाइप की हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं एग्जामिन करके कि कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद आता है कॉर्निया, एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया। अब देखो याद रखना, पहले हमने हेड पोस्चर का एग्जामिन किया, फिर उसके नीचे है आईब्रो, फिर उसके नीचे है आईलिड, फिर आए लिड मार्जिन पे, फिर लैक्रिमल एपरेटस, फिर कंजक्टिवा और फिर कॉर्निया। सीक्वेंस भी प्रॉपर याद रहेगा। अब जो कॉर्निया है उसमें हर जगह केरेटो केरेटो आता है,
तो अब देखो नॉर्मल जो डायमीटर होता है कॉर्निया का वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो होता है 11.5 mm। ठीक है, 11.5 mm नॉर्मल जो डायमीटर होता है। मतलब कॉर्निया की एनाटमी मैं बता चुकी हूँ पहले एनाटमी में, पर देखो अगर ये कॉर्निया है, ठीक है, तो उसका वर्टिकल डायमीटर और हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये कितना होता है 11.5 mm। उसके बाद माइक्रो कॉर्निया होती है, कौन सी डिसीज में, उस डिसीज को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑप्थेल्मस। माइक्रो ऑप्थेल्मस जो डिसीज होती है उसमें जो कॉर्निया होती है वो 10 mm से छोटी होती है। 11.5 mm तो नॉर्मल होती है, 11.5 mm नॉर्मल होती है, लेकिन अगर 10 mm से भी छोटी है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑप्थेल्मस। और अगर वो 12.5 mm से बड़ी है तो उसको बोलेंगे मेगेलोकॉर्निया, मतलब बड़ी हो गई, माइक्रोकॉर्निया मतलब छोटी। और 12.5 mm से भी अगर बड़ा उसका डायमीटर हो गया तो उसको बोलेंगे मेगेलोकॉर्निया। और ये कौन सी डिसीज में होता है, बपथेल्मोस में, बपथेल्मोस में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। अब आता है कॉर्निया का सरफेस। कॉर्निया नॉर्मली कैसी होती है, स्मूथ होती है और रेगुलरली कर्व्ड होती है। मतलब कॉर्निया का हमने डायग्राम देखा था, इस तरीके की होती है कॉर्निया, तो प्रॉपरली कर्व्ड होती है कॉर्निया और स्मूथ सरफेस होता है उसका। इसको एग्जामिन किससे करते हैं, प्लेसिडो डिस्क से। प्लेसिडो डिस्क मतलब ये इस टाइप का एक डिस्क होता है, ये इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का डिस्क होता है। अब पेशेंट को एक तरफ बिठा देंगे और दूसरी तरफ से एग्जामिन करेंगे। अगर जो कॉर्निया का सरफेस है वो अनइवन है तो यहाँ पर हमें ऐसे 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 इस टाइप से दिख जाएगा कि उसका जो सरफेस है कॉर्निया का वो अनइवन है ना। अगर कॉर्निया का सरफेस अनइवन है तो इररेगुलरिटीज हमको रिंग में दिख जाएगी। तो इसको हम किससे एग्जामिन करेंगे, प्लेसिडो डिस्क से। फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें अगर, तो नॉर्मल कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ये हम कल देख चुके हैं। जो स्क्लेरा होती है वो ओपेक होती है और कॉर्निया एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। फिर कॉर्निया के अंदर आइरिस होती है जिससे हम आई का कलर डिसाइड करते हैं ना। तो नॉर्मली जो कॉर्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उसकी लॉस्ट हो जाती है कुछ डिसीजेस में। कौन सी डिसीजेस में उसको जो कॉर्निया है वो हमें ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी। कॉर्नियल एडिमा हो गया है, अगर कॉर्निया में अगर कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई है, एडिमा हो गया है, तो उसमें हमें वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी। ओपेसिटी हो गई है, ओपेसिटी मतलब भी उसमें कुछ इकट्ठा हो गया है कचरा वगैरह कॉर्निया के अंदर साइड, तो उसमें भी हमें ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी। अल्सरेशन हो गया है, कोई छाला कोई जख्म वगैरह हो गया है तो उसमें भी नहीं दिखेगी। या डीजनरेशन हो जाता है सेल्स का तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाती है कॉर्निया की। वास्कुलराइजेशन दिखेगा। अब जो वास्कुलराइजेशन मतलब होता है ब्लड वेसल्स आ गई है। अब देखो नॉर्मली जो कॉर्निया होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखना। ये शायद मैंने एनाटमी में नहीं बताया है कॉर्निया के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। इसको तुम एनाटमी में भी ऐड कर लेना। इनफैक्ट जो कॉर्निया होती है वो ए वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब वहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होती। ठीक है, तो पूछा भी जाता है बहुत बार कि पूरी आई में या पूरी ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ए वास्कुलर होता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो कॉर्निया होता है वो। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डिसीजेस में हमें उसमें वास्कुलराइजेशन भी देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल नहीं है, इसलिए उसको डिसीज बोल रहे हैं। सेंसेशंस की बात करें तो बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है क्योंकि बहुत सारी नर्व्स से सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स नहीं होती लेकिन नर्व्स बहुत सारी होती है, तो नर्व्स होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें ब्रिस्क रिफ्लेक्स मिलता है, क्लोजर ऑफ लिड। ब्रिस्क रिफ्लेक्स मतलब जैसे ही आँख, मतलब जैसे ही ऐसा फील होता है कि कोई हमारी आँख के पास जा रहा है, जैसे अगर हम फिंगर को टच करें या किसी का हाथ आता है या कुछ भी होता है तो ब्रिस्क रिफ्लेक्स मिलता है। ब्रिस्क रिफ्लेक्स मतलब एकदम जल्दी से आइज जो होती है वो क्लोज हो जाती है, क्लोजर ऑफ लिड हो जाता है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब ये जो सेंसेशन है ये लॉस्ट हो जाता है किसमें, हर्पेटिक केरेटाइटिस में। केरेटाइटिस मतलब अगर कोई स्वेलिंग हो गई है हर्ब्स की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये सेंसेशन लॉस हो जाता है। या एब्सोल्यूट जो ग्लोकोमा होता है इसमें भी ये सेंसेशन जो होता है वो नहीं मिलता है हमें, है ना। तो ये डिसीजेस है। उसके बाद आता है स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया।
कॉर्निया को हम स्टेन करते हैं। स्टेन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डाइस होती है, कलर्स होते हैं, डाई होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जिसको हम आंखों में यूज़ करते हैं। अब उसमें एक होती है फ्लोरोसेंट डाई। फ्लोरोसेंट जो डाई होती है ग्रीन कलर की होती है। इसको जो डॉक्टर्स होते हैं आइस में डालते हैं, क्या देखने के लिए डालते हैं? अब जब ये आइस में डालेंगे ग्रीन कलर की डाई जिसका नाम है फ्लोरोसेंट, इससे हमें एब्रेशंस पता चलेंगे, अल्सर्स पता चलेंगे, जो कि कैसे हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अब देखो इसका भी एक पिक्चर है, ये देखो, ये पेशेंट है जिसकी आंखों में हमने फ्लोरोसेंट डाई डाली है। अब ये जो फ्लोरोसेंट डाई है, इससे क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो यहाँ पर मतलब कुछ एब्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम है कॉर्निया में, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ एब्रेशंस हो सकते हैं, कुछ अल्सर्स हो सकते हैं, जो हमें कैसे कलर के दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के। फिर एक होती है रोज बेंगल स्टैनिंग। रोज बेंगल स्टैनिंग, अब रोज है तो रेड कलर होगा, तो इसमें डिसीज्ड या डीवाइटलाइज्ड जो सेल्स होती है वो रेड कलर की अपीयर होती है, रेड कलर की दिखाई देगी। कौन सी सेल्स? डिसीज्ड या डीवाइटलाइज्ड सेल्स। फिर एक होता है एल्शियन ब्लू। एल्शियन जो ब्लू है वो एक्सेस म्यूकस को स्टेन कर देता है। अगर किसी की आंख में एक्सेस म्यूकस है, मतलब एक्सेस कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस है, कुछ भी है, तो वो पूरा कलर किस कलर का कर देगा उसको? ब्लू कलर का। तो उसको बोलते हैं एल्शियन ब्लू डाई। तो 3 डाइस होती है, मतलब 3 तरीके से कॉर्निया की स्टेनिंग होती है। फ्लोरोसेंट जो ग्रीन कलर की होती है, रोज बेंगल जो रेड कलर की होती है, और एल्शियन ब्लू जो ब्लू कलर की होती है। फिर आता है आइरिस। अब आइरिस में सबसे पहले उसके कलर को देखेंगे। कुछ आइरिस होती है जो डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई सेम आइरिस है जो डिफरेंट कलर की है, उसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमिया आइरिडिस, ठीक है। और 2 आइरिस अगर डिफरेंट कलर की है तो उसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमिया आइरिडियम, ठीक है। अब देखो, आइरिडम और आइरिडिस, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है? एक ही आइरिस 2 डिफरेंट कलर्स की है, मतलब आइरिस ये ऐसी होती है इस तरीके से। तो अगर ये एक ही आइरिस है, ये एक ही आइरिस है जो यहाँ से ग्रीन कलर की दिख रही है और यहाँ से कुछ रेड येलो कलर की, ऑरेंज कलर की दिख रही है, तो ये एक ही आइरिस अगर 2 कलर्स की है तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमियम आइरिडिस। और आइरिडम कब बोलेंगे? जब 2 आइरिस डिफरेंट कलर की है, मतलब ये वाली आइरिस देखो ब्लू दिख रही है और ये वाली आइरिस पूरी की पूरी डिफरेंट कलर की है, तो ये 2 आइरिस अलग अलग कलर की है, तो इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमियम आइरिडम, ठीक है। और अगर एक ही आइरिस में 2 कलर हैं, मतलब ये एक सिंगल आइरिस है जिसके 2 कलर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमियम आइरिडिस, ठीक है। तो आइरिडिस और आइरिडियम समझ में आ गया होगा, एक पिक्चर देख के तो क्लियर हो गया होगा। फिर एक होता है सिनकी। अगर एबनॉर्मल एडिशन है, मतलब कुछ एबनॉर्मल तरीके से चिपकी हुई है आइरिस, तो उसको बोलते हैं सिनकी। लेकिन अगर एडिशन कॉर्निया के साथ है, अब एबनॉर्मल तरीके से चिपकी है तो उसको सिनकी बोल रहे, कॉर्निया से है तो कॉर्निया आइरिस के एंटीरियर साइड होती है, आगे की तरफ होती है, तो उसको बोलेंगे एंटीरियर सिनकी, जो कॉर्नियल अल्सर्स में हमें देखने को मिलता है, या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में हमें देखने को मिलता है। और एडिशन विथ लेंस, अब आइरिस के पीछे साइड, पोस्टीरियर साइड लेंस होते हैं, तो अगर पीछे साइड चिपकी हुई है आइरिस तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सिनकी। और ये हमें किस में मिलता है? आइरिडो साइक्लाइटिस में देखने को मिलता है। उसके बाद प्यूपिल का एग्जामिनेशन करना है। अब प्यूपिल के एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी है, ये 2 टर्म्स तुमको पता होनी चाहिए, एक होता है मायोसिस और एक होता है माइट्रियासिस। ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें प्यूपिल के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब तुम बाकी डिसीजेस वगैरह पढ़ोगे तो ये टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं। तो मायोसिस मतलब क्या होता है कि जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मतलब सिकड़ा हुआ है। और मायरेडियसिस मतलब क्या होता है? डायलेटेड प्यूपिल। अब देखो, कॉन्स्ट्रिक्टेड और डायलेटेड, ये देखो, जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में होते हैं, ठीक है, उजाले में अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो उस टाइम पे जो प्यूपिल होता है वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, एकदम छोटा सा प्यूपिल है। लेकिन अगर तुम अंधेरे में रहते हो तो अब अंधेरा है तो लाइट ऑब्वियस बहुत कम है, बहुत अंधेरा है तो प्यूपिल बहुत डायलेट हो जाता है, मतलब फैल जाता है।
इसमें सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। और जनरली जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कब होगा? जब लाइट पड़ेगी उसके ऊपर। अगर प्यूपिल पे लाइट डालोगे, आइस में लाइट आएगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन अगर अंधेरा है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, डार्क में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखा होगा सबने आइस में या एक दूसरे की आइस में, चेक करना फिर। तो देखो, मायोसिस मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल जिसका साइज 2 mm से भी कम हो जाए, 2 mm से भी कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मायोसिस कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। ये हमें कौन सी डिसीजेस में देखने को मिलेगा? हेड इंजरी अगर किसी को हो गई है तो जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा। ठीक है, आइरिडोसाइक्लाइटिस में मिलेगा। इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, जो मॉर्फिन ड्रग होती है अगर उसका इफेक्ट है तो भी जो प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। और पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि पाइलोकार्पिन होता है, ड्रग का नाम है एक। तो इसमें भी क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है, जो प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। और फिर माइड्रियासिस में क्या होगा? प्यूपिल जो है डायलेटेड है, मतलब फैला हुआ रहेगा, जिसका साइज 6 mm से भी ज़्यादा होगा, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ, इतना ज़्यादा डायलेटेड प्यूपिल, तो उसको बोलेंगे माइड्रियासिस। अब ये किस किस में मिलेगा हमें? ऑप्टिक एट्रोफी में मिलेगा, रेटिनल डिटैचमेंट, अगर रेटिना के लेयर्स हैं वो डिटैच हो गई हैं तो उसमें हमें जो प्यूपिल होता है डायलेटेड मिलता है। और पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स होती है जैसे कि एट्रोपिन, इसमें हमें जो प्यूपिल है वो डायलेटेड मिलेगा। फिर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस को टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। प्यूपिलरी जो रिफ्लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने में। तो देखो, 3 तरीके से मेनली जो प्यूपिल होता है उसको, उसके रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है। अब देखो, एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ, जो ये याद रखना कि अगर तुम आँखों के पास में कुछ भी रखोगे, अगर प्यूपिल मतलब आँखों के पास में कुछ भी रखोगे तो जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाता है। अगर आँखों के पास में कुछ रहता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये चीज़ बेसिक नॉर्मल पर्सन में होती है। तो अगर हम कोई भी रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, प्यूपिल के कोई भी रिफ्लेक्स को चेक करेंगे तो पेशेंट को बोलते हैं दूर देखने के लिए, कि अपना ध्यान दूर की चीज़ों पे रखो, है ना? पास में देखने के लिए उसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि पास में देखने से जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाएगा, तो हम ठीक तरीके से जो प्यूपिल के रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट आता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। जो लाइट रिफ्लेक्स होता है इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम मतलब एकदम अंधेरे वाले रूम में, और अंधेरे वाले रूम में भी उसको बोलेंगे कि दूर की तरफ देखो। ठीक है, पास की किसी चीज़ को देखने की कोशिश नहीं करनी है, दूर की किसी चीज़ को देखने की कोशिश करनी है डार्क रूम में। अब उसमें एक नैरो बीम ऑफ लाइट उसकी एक आइज पे शोन करेंगे, मतलब उसकी एक आँख को बंद कर देंगे अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से, उसकी एक आँख जो रहेगी बंद रहेगी, और एक आँख को खुला रखेंगे जिसमें हम क्या डालेंगे, लाइट को डालेंगे, कुछ भी टॉर्च वगैरह से लाइट को डालेंगे, और दूसरी आई को क्लोज रखना है। अब नॉर्मल इंसान में क्या होगा, जो प्यूपिल होगा वो ब्रिस्कली रिएक्ट करेगा लाइट को देखकर। अब मैंने ब्रिस्क का मतलब पहले भी बताया, ब्रिस्क मतलब होता है एकदम तुरंत और बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगा, मतलब एकदम अंधेरा है और जैसे ही लाइट पड़ेगी तो अब अंधेरे में जो प्यूपिल है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डायलेटेड होगा, मतलब बड़ा सा होगा, फैला हुआ। अब जैसे ही लाइट पड़ेगी तो प्यूपिल एकदम से छोटा हो जाएगा, मतलब एकदम झटके से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रिस्क इफेक्ट। तो जो नॉर्मल प्यूपिल है, नॉर्मल अगर कोई इंसान है जिसकी आइज नॉर्मल है तो उसका जो प्यूपिल होगा वो ब्रिस्कली रिएक्ट करेगा लाइट को देखकर, मतलब एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। फिर ऐसा का ऐसा ही हम सेम टू सेम दूसरी आई में भी टेस्ट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट द कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। अब कंसेंशुअल में क्या करना है, वही पेशेंट को सबसे पहले डार्क रूम में रखो, फिर उसको बोलो दूर की तरफ ध्यान रखे अपना, है ना? फिर इसमें हम क्या करेंगे, दोनों आइज को सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब पहले वाले में जो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स था उसमें हम एक आँख को बंद कर रहे थे और एक एक करके एक एक आँख को चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें दोनों आइज ओपन रहेगी पेशेंट की, आँखों के बीच में कुछ भी कार्डबोर्ड या एक हाथ को ऐसे पाम को जो एग्जामिनर होगा वो रख सकता है। ठीक है, मतलब दोनों आइज सेपरेट हो गई, मतलब नाक के बीच में कार्डबोर्ड रख दो तो आइज सेपरेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लाइट एक एक साइड पे लाइट देंगे पेशेंट को, और जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है वो दूसरी आँख का चेक करेंगे। डायरेक्ट लाइट में क्या कर रहे हैं हम,
एक आँख को बंद रख रहे हैं और एक आँख को बंद रख रहे हैं और जिस आँख को टेस्ट कर रहे हैं, जिस पे लाइट डाल रहे हैं, उसी के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को चेक कर रहे हैं, है ना? कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स में क्या करेंगे? आइज़ को सेपरेट कर दिया कार्डबोर्ड या हाथ से किसी भी चीज़ से। अब लाइट तो एक आँख पे डाल रहे हैं, ठीक है? मतलब अगर ये 2 आइज़ है, ठीक है? इसको सेपरेट कर दिया किसी भी कार्डबोर्ड से। तो अगर हम लाइट इस आँख पे डाल रहे हैं, तो इस आँख को चेक करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है? लाइट इस आँख पे डालेंगे और इस आँख को देखेंगे कि जो प्यूपिल है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? कैसे बिहेव कर रहा है प्यूपिल। तो इस नॉर्मल लोगों में क्या होता है, जो कोलैटरल प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ऑन शोइंग लाइट टू अदर आई। अगर 2 आँखें हैं ये, इधर देखो, अगर ये 2 आईज़ हैं, ठीक है? बीच में से हमने सेपरेट कर दिया। अब हम ये वाली आईज़ में क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। तो ये वाली आईज़ का जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो ये नॉर्मल लोगों में होता है। फिर ऐसा का ऐसा ही हम सेम दूसरी आई से करेंगे, फिर दूसरी आई पे लाइट डालेंगे और फिर दूसरी आई का चेक करेंगे। तो ये होता है कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। फिर नेक्स्ट आता है द स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। अब स्विंगिंग फ्लैश लाइट में भी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट को डार्क रूम में रखना है, ठीक है, और उसको बोलना है दूर की चीज़ पर अपना ध्यान रखिए। तो अब लाइट इज शोन टू वन प्यूपिल एंड कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोटेड। एक प्यूपिल पे हमने लाइट डालेंगे, दोनों आई से, देखो। अब यहाँ पर कुछ सेपरेट वगैरह नहीं करना है ना, ये टॉर्च है, यहाँ पर हमने लाइट डाली और इसके कॉन्स्ट्रिक्शन को देखा कि ये कितना छोटा हो गया, कितनी जल्दी हो गया, कितना टाइम लगा, ये सब हमने ऑब्जर्व किया। फिर हम तुरंत ही दूसरे इस पे लाइट डाल देंगे, दूसरी आइस पे, ठीक है, इसको मूव कर देंगे, लाइट को क्विकली मूव करेंगे अदर प्यूपिल पे और फिर उसका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। पहली आंख पे डाली लाइट, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व किया और एकदम झटके से तुरंत ही दूसरी आई पे लाइट डालेंगे और फिर उसका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो नॉर्मल लोगों में क्या होगा, दोनों प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे इक्वली ऑन शोइंग लाइट। जितना तुमने पहली आइज पे डाला था और जितना उसने कॉन्स्ट्रिक्ट किया था प्यूपिल ने, ठीक है, जितने टाइम में कॉन्स्ट्रिक्ट किया था और जितना कॉन्स्ट्रिक्ट किया था उतना ही दूसरी आँख का प्यूपिल भी करेगा नॉर्मल आई वाले लोग, किसी भी पेशेंट में जिसकी आइज नॉर्मल है। लेकिन आरएपीडी का पेशेंट होगा, आरएपीडी मतलब रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। अगर किसी को रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है तो इसमें क्या होगा, जो अफेक्टेड प्यूपिल है वो डायलेट करेगा। अब देखो लाइट जा रही है, ठीक है, हम लाइट को दिखा रहे हैं। अब जब लाइट को पास कर रहे हैं, हम लाइट को शो कर रहे हैं, तो प्यूपिल को क्या करना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन जो प्यूपिल है वो क्या करेगा, डायलेट करेगा, मतलब बड़ा होगा। ये तो ऑपोजिट हो गया ना, मतलब गड़बड़ कर रहा है। तो लाइट अगर हम नॉर्मल आई से एबनॉर्मल आई में लेके गए तो जो प्यूपिल होगा वो क्या करेगा, डायलेट कर जाएगा। मतलब नॉर्मल आई थी जिसमें कॉन्स्ट्रिक्ट किया, जैसे ही दूसरी आईज पे लेके जाओगे तो वो वाली आई क्या करेगी, जो प्यूपिल है उसको डायलेट कराएगी। डायलेट तो नहीं करना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो गड़बड़ है। तो ये हो गया आरएपीडी। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऑप्टिक नर्व का कोई डिसीज है पेशेंट को। तो हमें बहुत जल्दी इंडिकेशन मिल जाता है कि कुछ गड़बड़ है किसमें, ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यूपिल का एग्जामिनेशन। इसके बाद आगे है एंटीरियर चैम्बर का एग्जामिनेशन, लेंस का, पोस्टीरियर चैम्बर का, और जो फंक्शनल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर तुम लोग देखने में ही टेंशन ले लेते कि बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे हो पाएगा। लेकिन देखो बहुत इजी है और इतना सारा तुम्हें लिखना नहीं है। अगर तुम बहुत सारा पढ़ोगे तो तुम्हें जो जो चीज़, जो जो पॉइंट्स याद रह गए तुम वो भी लिखोगे तो काफ़ी होगा। लेकिन तुम इस चीज़ को, जो इसका वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, जो पैटर्न है, जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके को ज़रूर से फॉलो करना। हेडिंग्स यही डालना, एग्जामिनेशन ऑफ हेड पोस्चर, फिर उसके बारे में लिखना, आईब्रोज, फिर उसके बारे में आईलिड्स, फिर उसके बारे में लैक्रिमल एपेरेटस, उसके बारे में कंजक्टिवा, उसके बारे में, तो इसी तरीके से लिखना, ठीक है। और इसमें ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, नोट्स मुझसे ले ही सकते हो, अब तो सबको पता ही होगा।
ठीक है? चलो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना और अच्छे से करना, नहीं समझ में आए तो फिर से सुनना, डेफ़िनिटली समझ में आएगा। चलो, बाय-बाय।